तो जरदारी साहब जितने समझदार सियासतदान हैं वो सदारत छोड़ देंगे, चेयरमैन सेनेट का ओहदा छोड़ देंगे, गवर्नर पंजाब का ओहदा छोड़ देंगे, गवर्नर केपी का ओहदा छोड़ देंगे, बलूचिस्तान की हुकूमत छोड़ देंगे। खुदाना खास्ता को हाफजा कमज़ोर तो नहीं हो गया। इन तमाम चीज़ों को इंजॉय करते हुए पीपल्स पार्टी जो है वो इसी तरह पे काम करेगी। 9 मई को लोग निकले और बहुत बड़ी तादाद में निकले, पूरे पाकिस्तान के अंदर निकले। पहले पाकिस्तान में इस तरह कभी भी नहीं निकले लोग। फिर 26 नवंबर को जो कुछ हुआ वो कोई छोटी बात तो नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो की उल्टी गिनती की धमकी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस्लामाबाद में मार्च का ऐलान करके हुकूमत के लिए नए चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं। अंदरूनी इख्तलाफात के बावजूद पीटीआई लॉन्ग मार्च के जरिए दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है, जबकि हम देखते हैं कि जमात इस्लामी ने भी 9 अगस्त को चारों सूबों में गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज की कॉल दे रखी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि पीटीआई, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में से हुकूमत के लिए कौन सी सियासी जमात एक बड़ा थ्रेट बन सकती है और हुकूमत इन चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाएगी। इसके अलावा चमगोइयां ये भी हो रही हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठने जा रही है। अब इन बातों में कितनी सदाकत है, इस पर भी गुफ्तगू होगी और जानने की कोशिश ये करेंगे कि अगर ऐसा हो भी जाता है तो क्या पीपल्स पार्टी हकीकी मानों में अपोजिशन का किरदार अदा करेगी या फिर एक फ्रेंडली अपोजिशन का। क्योंकि दूसरी जानिब सियासी हलचल के साथ साथ हुकूमत को मुआशी महाज पर भी खासे चैलेंजेस दरपेश हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम पॉलिसी, टोल टैक्स और भारी जुर्मानों के खिलाफ हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए सोमवार से मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे दी है। हुकूमत बर वक्त मुज़ाकरात के जरिए हड़ताल टालने में कामयाब हो पाएगी और अगर हड़ताल तूल पकड़ती है तो पहले से दबाव का शिकार मईशत को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, ये भी एक जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। इसके अलावा सियासी और मौशी चैलेंजेस के दरमियान पाकिस्तान ने खित्ते और आलमी सतह पर एक अहम सिफारती और दिफाई पेशरफ्त की है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के माबैन मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट तय पा चुका है, जिसके तहत किसी एक मुल्क पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। एलामी के मुताबिक मुआहदे का मकसद जाहिरियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है, जिसका OIC ने फौरी खैर मकदम किया है, जबकि भारत और इसराइल में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इस मुआहदे और दीगर टॉपिक्स पर बात करने के लिए मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं इमरान याकूब साहब, इसार राना साहब और माजिद निज़ामी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे। इमरान याकूब साहब, आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो राना सनाउल्लाह साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो भी हम सियासी चपकलिश देख रहे हैं, इनकी बढ़ती हुई सियासी चपकलिश आपको कितनी स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एहतजाज की कॉल दे चुकी है, जमात इस्लामी ने 9 अगस्त की कॉल दे दी है और हम सिचुएशन देख रहे हैं कि हुकूमत के लिए एहतजाज और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंट चैलेंजेस हैं। बट मेरा बेसिक से एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, जमात इस्लामी हो, हुकूमत के लिए मौजूदा सेटअप में इस वक्त कौन सी जमात और उसका एहतजाज थ्रेटनिंग हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ऐसे हालात हैं कि मौजूदा हुकूमत के लिए कम से कम कोई भी सियासी जमात जो है वो बिल्कुल भी थ्रेटनिंग नहीं हो सकती ना। ये हाँ जी, उसकी बुनियादी वजह आपने जिन 3 जमातों का नाम लिया उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले आपने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो जरदारी साहब जितने समझदार सियासतदान हैं, आप क्या समझती हैं कि वो सदारत छोड़ देंगे, चेयरमैन सेनेट का ओहदा छोड़ देंगे, गवर्नर पंजाब का ओहदा छोड़ देंगे, गवर्नर केपी का ओहदा छोड़ देंगे, बलूचिस्तान की हुकूमत छोड़ देंगे, GB की हुकूमत छोड़ देंगे और जितने आइनी ओहदे मज़े ये सारी चीज़ें वो छोड़ देंगे? क्या उनका खुदाना खास्ता को हाफजा कमज़ोर तो नहीं हो गया? लिहाजा इस बात को मलहूज़े खातिर रखें कि जरदारी साहब इन तमाम चीज़ों को इंजॉय करते हुए पीपल्स पार्टी जो है वो इसी तरह पे काम करेगी। अच्छा, एक मिनट मैं इसी चीज को कंटिन्यू करती हूँ। कल एक हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं मोहम्मद मालिक साहब, वो एक टॉक शो में ये गुफ्तगू करते हुए नजर आए थे कि बिलावल साहब को कहा जा रहा है कि आप अपोजिशन का किरदार अदा करें, आप आगे चल के अपोजिशन बेंचेस पे बैठे और जरदारी साहब के पास है क्या केसेस उन्होंने माफ करवा लिए, जब तक वो सदर हैं तब तक हम देखेंगे आगे चलकर भी उनके खिलाफ कोई केसेस नहीं उठ सकते। नैब में वैसी तरमीम हो चुकी हैं। तो सर, जब इस किस्म की आपको क्वेश्चन मिल चुके हों, बेनिफिट्स मिल चुके हों सिस्टम से, तो सर ऑप्शन तो कहीं ना कहीं बरकरार रहती है। फिर देखिए, जरदारी साहब जो है ना, मोहम्मद मालिक साहब की मैं किसी बात से भी इख्तलाफ नहीं करता। मोहम्मद मालिक साहब दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक है, हमने इकट्ठे काम भी किया। गुजारिश ये नहीं है, गुजारिश ये है कि सारी जगह अपनी जगह
मैं तो बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स आपसे ये कह रहा हूँ कि जरदारी साहब मीठा मीठा हप हप करवा करवा थू है जो, अच्छा, हाँ उस पर यकीन रखते हैं। वो क्यों ऐसा करेंगे? वो नहीं करेंगे, वो ये ओहदे नहीं छोड़ेंगे, वो इन ओहदों पे ही रहेंगे। इसी तरह पे पीपल्स पार्टी काम करेगी। और आप ये मेरी बात लिख के रख रहे। रही बात अपोजिशन की, अच्छा, जो ये कहते हैं जी अपोजिशन इंजॉय करें, अच्छा जी ठीक है, आप अपोजिशन में आ जाएं। आपने अपने इंट्रो में एक बड़ा अच्छा खूबसूरत जुमला कहा था कि क्या वो फ्रेंडली अपोजिशन करेंगे या हकीकी हाँ जी, अपोजिशन हाँ करेंगे। जी, हाँ जी। अब मुझे ये बताएं कि हकीकी अपोजिशन अगर करना होती तो अब तक कोई एक मूव तो ऐसी होती ना जिससे आपको अंदाजा हो जाता कि वो हकीकी अपोजिशन करने के मूड में। हाँ, बड़का मारो, गल्ला करो, जो मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पैंता। अपनी सियासी दुकान भी चमकानी है, अपने वोटर को इंटैक्ट भी रखना है, ये सारी चीजें करने के लिए वो करते रहेंगे। दूसरा आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नो डाउट इस वक्त मकबूल तरीन सियासी जमात है। उनके बानी ने जिस अंदाज में जेल काटी है और जिस तरह से अभी जेल में है, उसके बावजूद भी उनकी लीडरशिप को आपने तोड़ लिया। उनके लोग, आपके उनके एमपी एमएनए जो हैं वो टूट गए। उनकी लीडरशिप जितनी है वो कोई मुल्क से बाहर चली गई, कोई चुप होके बैठ गई, लेकिन उनका कारकुन अभी भी उनके साथ जुड़ा है। हाँ। लेकिन इमरान खान के बगैर जो है ना कुछ नहीं हो सकता। और आप ये देखें कि 9 मई के बाद उनका मोराल भी जो उस कारकुन का है जो वो उस तरह से नहीं है। पीटीआई ने जितनी भी कॉल्स दी अभी तक, मुझे बता दें जितनी कॉल्स दी, कहाँ कौन सी ऐसी थी जिसने वाकई हुकूमत को डरा दिया हो? हुकूमत का अच्छा, चले यहीं पे 1 मिनट रुकते हैं। मैं जमात इस्लामी की तरफ भी आऊंगी, लेकिन मैं जरा कॉन्वर्सेशन को आगे ड्राइव करती हूँ। राना साहब, अभी इमरान याकूब साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक कोई भी ऐसा ठोस एहतजाज नहीं कर पाई है जो कि हुकूमत के लिए दर्द सर बन जाए। तो उनको नहीं लगता कि ये 27 सितंबर का एहतजाज जो है वो हुकूमत के लिए कोई अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो डेवलप कर सकता है। बट मीनवाइल हम जितने भी बयान सुन रहे हैं, चाहे वो जान साहब के हवाले से हो, सुहेल अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, सलमान अकरम राजा हो, बार बार सब यही कह रहे हैं कि इस बार जब हम आएंगे तो हम वापस जाने के लिए नहीं आ रहे। और जान साहब तो कल भी एक टीवी टॉक शो में बात कह रहे थे कि हमने ये 50 दिनों के बाद की कॉल ही इसीलिए दी है ताकि हम स्टूडेंट्स को मोबिलाइज कर सकें, केपीके में मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाके, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाके, इसके अलावा दीगर सूबों में भी जाएंगे, वहाँ पर भी जाके हम अपने कारकुनान को मोटिवेट करेंगे और अपनी पूरी पावर लॉजिस्टिक के साथ हम इस्लामाबाद जो है उसका रुख करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जिन लोगों ने 9 मई को हमारे शोहदा की तौहीन की या इदारों पे हमला किया जी, उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए और मैं उन पर 100 बार लानत भेजता हूँ। लेकिन ये कहना कि पीटीआई निकली नहीं थी, ये ज़रा हक़ाइक़ से थोड़ी सी जाती है। अच्छा, 9 मई को लोग निकले और बहुत बड़ी तादाद में निकले, पूरे पाकिस्तान के अंदर निकले। उसमें शरपसंदों ने जो किया वो मैंने कह दिया कि उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन पूरे पाकिस्तान में लोग निकले थे। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इस तरह कभी भी नहीं निकले लोग। फिर 26 नवंबर को जो कुछ हुआ वो कोई छोटी बात तो नहीं थी। ठीक है, आपके घुटने के साथ लगा हुआ तारीखदान जो है अभी तारीख वो नहीं लिखेगा, लेकिन जब कभी तारीख खुलेगी तो फिर आप उनके तारीख के पन्नों में आपको बहुत कुछ नजर आएगा, बहुत रंगीन पन्ने नजर आएंगे वो। सो ये कहना कि पीटीआई ने एफर्ट नहीं की, ये ऐसा नहीं है। मैं पीटीआई की क़यादत पे बहुत ज़्यादा तनकीद करता हूँ, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि इमरान खान के 3 साल जेल में होने के बावजूद पीटीआई आज भी एक सबसे बड़ी हकीकत है कि उसे केपी में, उसे गिलगित बल्दिस्तान में रोकना पड़ता है, उसे कश्मीर में रोकना पड़ता है, उसका एक बंदा बाहर निकले तो वो झंडा लेके तो आप उसको पंजाब में पकड़ के रगड़ा लगा देते हैं। तो ये क्रेडिट तो इस मुकामी क़यादत को जाता है कि इमरान खान साहब के 3 साल जेल में रहने के बावजूद भी पीटीआई का एक तशख्खुस तो बरकरार है। एक ऐसी जमात जिसे 4.5 साल से रगड़ा लगा, जिसकी क़यादत सजा हो गई, जिसकी क़यादत फरार हो गई, जिसकी क़यादत से माफ़ी मंगवा दी गई, जो बाकी बचे उन पे 100 मुकदमात हो गए। इसके बावजूद भी पीटीआई अगर एक हकीकत है तो ये कोई छोटा मैं अग्री कर रही हूँ राना साहब आपकी बात से, लेकिन बात यहाँ पर ये भी आती है कि ग्राउंड रियलिटी और जो अचीवमेंट्स है अगर हम उसका ग्राफ देखें तो वो हमेशा हमें डाउनवर्ड्स ही होता हुआ नजर आ रहा है। गुज़िश्ता 8 माह से एक बार भी मुलाकात नहीं हो पाई है उनके अहले खाना में से किसी एक की भी बानी पीटीआई से, ना तो सुहेल अफरीदी साहब की। ये एहतजाज कोई नवीद सुनाएगा पीटीआई को?
अच्छा देखें, अगर बदकिस्मती से हमारा मेयार अब ये आ गया कि ये एहतिजाज करें ताकि इमरान खान की मुलाकात हो सके, तो इससे ज़्यादा बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं है। तो इस बात को हमें समझना होगा कि यही वुज़रा थे जिन्होंने 2022 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि पीटीआई को हमने कलअदम जमात करार दे दिया है, असूली फैसला हो गया, ऐलान बाद में होगा। ठीक। एक ऐसी जमात जिसे रियासत ने कलअदम करार दे दिया और वो अभी तक अपना वजूद बरकरार रखे हुए, ये मौजज़े से कम नहीं है। मैं इसकी आदत पे बहुत तनकीद करता हूँ, लेकिन ये क्रेडिट भी है उनका कि इसके बावजूद पीटीआई अपना एक तशख़्ख़ुस बरकरार रखे हुए। ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। माजिद निज़ामी साहब, हमने पीपल्स पार्टी को भी डिस्कस किया, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुस्तकबिल की स्ट्रेटेजी को भी डिस्कस किया। अब आ जाते हैं जरा जमात इस्लामी की तरफ। जमात इस्लामी 9 अगस्त को एहतजाज कर रही है। एक एहतजाज उन्होंने 7 अगस्त को किया, इससे पहले उनकी खवातीन ने एक एहतजाज 5 अगस्त को किया मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स के बाहर। अब मुझे ये बताइएगा, जब उनका एहतजाज हुआ तो ना कोई लाठीचार्ज, ना कोई गिरफ्तारी, एक स्मूथ हमें प्रोटेस्ट नजर आया। जो ये प्रोटेस्ट है, क्या आपको लगता है जमात इस्लामी के एहतजाज को किसी की बैकिंग हासिल है, और अगर हासिल है तो ये हुकूमत के लिए क्या कोई खतरे का निशान साबित हो सकती है? जमात इस्लामी का मामला इसलिए दिलचस्प है कि वो पिछले 15-20 साल में बड़ी कैलकुलेटेड मूव्स के साथ चलते हैं और वो किसी मखसूस हद से आगे नहीं जाते। और इसकी एग्जांपल हमें उस वक्त मिली थी जब हुकूमत के आगाज में ही वो इस्लामाबाद धरने के लिए गए थे बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुज़ाकरात के साथ इस मसले को हल किया था और रावलपिंडी में उन्होंने अपना स्टे किया था। तो इसलिए ये चीज़ तो मेरा ख्याल है क्लियर है कि जमात इस्लामी की एहतजाजी सियासत उस लेवल पे नहीं है। इस वक्त जो उनका मुतालबा है, मेरा ख्याल है वो बिल्कुल जायज़ है कि जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि पेट्रोलियम के ऊपर जो टैक्सेस हैं उनको जंग की आड़ में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वो जो फिगर्स दे रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि 1800 अरब से ज़्यादा का जो पेट्रोलियम का टैक्स है वो उन लोगों से लिया जा रहा है कि जो टैक्स नेट में नहीं है, और वो तमाम लोग गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये पेट्रोलियम के ऊपर हमने पहले भी काफ़ी बात की है कि जिसमें हुकूमत ने पिछले माली साल में 1 साल का टारगेट 10 महीनों में ही पूरा कर लिया था। तो पेट्रोलियम का जो मसला है वो तो अवामी मसला है, इसीलिए जो भी पार्टी इसके ऊपर बात करेगी उसको कहीं ना कहीं अगर अपोजिशन नहीं मिलेगी तो उसको सपोर्ट ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये ऐसा मसला है कि जिसपे अवाम बिल्कुल डायरेक्टली इससे कनेक्ट करते हैं। लेकिन ये समझना कि इस एहतजाज की बुनियाद पर कोई हुकूमत को खतरा है, मुझे ऐसा नहीं लगता। हुकूमत अगर जाएगी तो वो महल्लाती साजिशों की वजह से जाएगी, एहतजाजी सियासत की वजह से मुझे जाती हुई हुकूमत नजर नहीं आ रही। सही, महलाती साजिशों से जाती हुई हुकूमत आपको नजर आ रही है, एहतजाजी सियासत से नहीं। लेकिन ये एहतजाज तो सियासतदानों का है, कुछ एहतजाज ऐसे हैं जिनको आवाम खुद जो है ना उनकी मेन स्टेक होल्डर है और खुद लीड कर रही है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी गुफ्तगू होगी कि उन्होंने भी एहतजाज की कॉल दे रखी है, वो भी गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मैं बात कर रही हूँ। पहिया जाम हड़ताल है सोमवार से ऑनवर्ड्स, कितना प्रोलॉन्ग करेगी और इकोनॉमिकली कितना डैमेज करेगी ये पाकिस्तान को? आफ्टर द ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और हम ये देख रहे हैं कि सोमवार से उन्होंने कॉल दे रखी है गैर मुद्दत तक के लिए, गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए पहिया जाम हड़ताल होगी। इंडेफिनिट से बात है, इससे जो एक फूड स्पेशली हम कहें ना चेन, वो स्पेसिफिकली मुतासिर होगी, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि मुल्क के तमाम शहरों में, तमाम सूबों में। और इससे इकॉनमी पर कितना असर पड़ेगा ये एक बहुत अहम मसला है। सवाल अब यहाँ पर 2-3 किस्म के पैदा होते हैं। पहला तो यही कि ये जो एहतजाज किया जा रहा है गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से, क्या ये एहतजाज उनका जायज़ है, उनके मुतालबात जायज़ हैं? और अगर उनके मुतालबात जायज़ हैं तो हुकूमत उसको केटर किस तरीके से करेगी, इनको मैनेज कैसे करेगी? माजिद निज़ामी साहब, ये जो एहतजाज के में मुतालबे रखे हैं गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने, आपके नज़दीक ये मुतालबे कितने जायज़ है? जिसमें वो कह रहे हैं कि पेट्रोलियम पॉलिसी में तब्दीली लाई जाए, टोल टैक्स में कमी लाई जाए और जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो इसी लिए तो सड़कों पर है। ये बिल्कुल मेरा ख्याल है कि इसमें से कई ऐसी चीजें हैं कि जिनके ऊपर यकीनन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये जो पॉलिसी डेली प्राइस की है जी। इसमें अवाम तो एडजस्ट कर लेती है, अमूमन जो नौकरी पेशा लोग हैं, क्योंकि उनका एक कैलकुलेटेड सफर होता है। लेकिन जो कारोबारी हजरात हैं और जो लोग जिनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, उनको इसके अंदर बहुत ऊंच नीच का सामना है, क्योंकि जो उनके लॉन्ग रूट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसकी कीमत तयन नहीं हो रहा,
दूसरा फिर उसमें ये मामला है कि इसकी जो टैक्सेशन है वो बाकी मामलात से थोड़ी सी डिफरेंट है और उसके ऊपर देखना चाहिए। फिर ये कि जो टोल टैक्स का मसला है, मिसाल के तौर पर सारे जो टैंकर्स हैं या गुड्स ट्रांसपोर्ट हैं, पोर्ट से वो पंजाब की तरफ, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ आते हैं, तो 10-10, 15-15 जो प्लाजाज हैं वो तो उन्होंने क्रॉस करने हैं। तो अगर एक 100 रुपया या 30-30, 40-40 रुपए छोटी गाड़ियों के बढ़ेंगे और बड़ी गाड़ियों के 500-500 रुपए तक मामलात तो जाएंगे, तो वो जो एक नंबर है डेली कम्यूट करने वालों का, उसके अंदर एक मसला और परेशानी होती है। इस सारी चीज का जो कनेक्शन है वो उसी चीज से है कि जिसमें हम टैक्स के ऊपर जब बात करते हैं तो गवर्नमेंट उसके अंदर स्पेसिफिक टैक्स नहीं लगाती, बल्कि एक जनरल टैक्स लगाती है कि जिससे वो कलेक्शन को इंक्रीज कर सके, ज्यादा उसे मेहनत ना कर सके। पेट्रोलियम मसनूआत पे भी हमारी यही बहस थी। अभी ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट वाला मामला है, इसमें भी यही है कि आप कलेक्टिव टैक्स जो है उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो देते हैं। आप ये नहीं देखते कि जो स्पेसिफिक कंपनीज हैं, लोग हैं, उनसे टैक्स कलेक्शन में इजाफा किया जाए। तो ये उससे एक मुंसलिक मुतालबा है और इसको उसी के नजर में देखना पड़ेगा कि यहाँ की जो टैक्सेशन है, फिर ये है कि वो जो लोड के मसले हैं, वजन कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो उससे वो जो पूरी एक चेन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर बात तो होनी चाहिए कि डीजल की जो पर डे कीमत है और जो बाकी मामलात हैं वो बिल्कुल इनको मुतासिर तो कर रहे हैं। ठीक। इमरान साहब, फूड चेन के सप्लाई मुतासिर होने से हुकूमत को तो फ़र्क इतना पड़ने वाला है नहीं, बराह रास्त इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो एक आम आदमी की ज़िंदगी पर आएगा। और ये बात जो आखिरी जुमले थे माजिद निज़ामी साहब के, सर हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत जिस तरीके से आलमी सतह पर कम होती है, उस तरीके से उसका एडवांटेज फौरी तौर पर पाकिस्तानी आवाम को तो नहीं मिलता, लेकिन डीजल की कीमत ऐसी है सर कि जो कि फ्लक्चुएट होती हुई हमें नज़र आती है, लेकिन मुसलसल अभी भी अगर देखा जाए तो कारोबारी हजरात के लिए डीजल की प्राइस बहुत ज्यादा है। कैसे मैनेज करेगी हुकूमत, कैसे राम करेगी इन्हें? देखिए, माजिद निज़ामी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से ना तकरीबन तमाम जो इश्यूज हैं उन पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पेश किया। मामला ये है कि मैं इस पूरे मामले को ज़रा दूसरे अंदाज में देखता हूँ। इसमें तो कोई शक नहीं कि आवाम जो है पिसते, वो कहते हैं ना बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, तो ये जितनी टैक्सेशन है अल्टीमेटली इसका नुकसान तो अवाम पे है। अब अवाम, गरीब अवाम जो है उसके साथ जुल्म ये हो रहा है कि क्योंकि टैक्स नेट इनसे बढ़ नहीं रहा, FBR की कारकर्दगी ऐसी है कि हर हुकूमत में अपने उनके मिनिस्टर्स जो हैं वो ये कहते हैं जी इतने हज़ार की चोरी हो गई, इतने हज़ार अरब की चोरी हो गई, लेकिन वो करते नहीं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात हुई कराची के बिजनेसमैनों की, तो उन्होंने कहा अल्लाह दा वास्ता ये बंद कर दो, आप इसको बंद कर दें, आप यकीन रखें कि हम इससे ज़्यादा टैक्स जमा कराएंगे। यानी वो कहते हैं कि अगर ये महकमा ना हो तो शायद कलेक्शन इससे कहीं ज़्यादा हो जितनी अब हो रही है, क्योंकि अब दूसरे बड़े मामले हैं। आपको टैक्स लगता है सपोज 1 लाख रुपए जी, तो बंदा आ जाता है, वो कहता है जी 50,000 मैनू दी, तो मैं ਤੁਹਾਡਾ मामला हल करा देता। हाँ जी, अब वो चीज़ें जो सारी हैं ना वो चीज़ों को ख़राब करती हैं। अब आ जाते हैं इस इशू पे। इशू ये है कि पहली बात ये है कि ट्रांसपोर्टर जो हैं ये कंपनी की मशहूरी के लिए इन्होंने किया है। इनका हाल देखिए, उसकी वजह ये गुड्स ट्रांसपोर्टर एक एसोसिएशन नहीं है, ये 3-4 एसोसिएशंस हैं पहली बात। अब अगर एक ग्रुप ने किया है, हुकूमत दूसरे ग्रुप पे हाथ फेर के उनको राजी रूजी करके, जैसे वो उन्होंने ऑयल टैंकर्स, सॉरी वो ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, अच्छा तो वो कर लेगी, तो उस तरह से अगर आप ये समझे ना कि मुकम्मल पहिया जाम हो जाएगा, तो खातिर जमा रखें, पहिया जाम तो होने नहीं जा रहा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो मामला है, देखें जो जेन्युइन इश्यूज हैं उन पे वाकई ही बात होनी चाहिए, उनके हल की तरफ जाना चाहिए, लेकिन क्या ट्रांसपोर्टर जो हैं वो भी जेन्युइन इश्यूज लेके आते हैं? वो भी आड़ में उसकी क्या करते हैं? अब देखें टोल प्लाजा शुरू कैसे हुआ था। टोल प्लाजा शुरू ऐसे हुआ था कि कोई रोड, कोई पुल, कोई ऐसी चीज बनती थी तो उस पर टोल लगा दिया जाता था ताकि उसके पैसे पूरे हो जाएं तो वो ख़त्म हो जाए। हुकूमत ने वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ हुकूमतों ने इसको अपनी आमदनी का जरिया ही बना लिया। अच्छा, अब एक रोड बनता है, एक पुल बनता है, वो अपनी लागत से कई गुना ज्यादा उनको कमाई दे चुका है, लेकिन
वो फिर भी उसे कमाई करने का जरिया Reverse बनाते नहीं हैं। करते। और दूसरी बात सुन लें, दूसरी बात ये है कि जो उसमें करते हैं वो ये है कि अगर एक गाड़ी है उसको अलाउ है कि जी आप 30 टन लेके माल जाएंगे, अब ट्रांसपोर्टर सिर्फ अपना मुनाफा कमाने के लिए उसमें 35 टन 40 टन अगर लाद लेते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि अपने छोटे से लालच के लिए कितने अरबों रुपए की जो रोड्स हैं वो उनको वो खराब कर रहे हैं, ठीक। उससे क्या नुकसान हो रहा है। और सिर्फ नुकसान पैसे में नहीं, आपको पता है ओवरलोडिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि रोड एक्सीडेंट होते हैं। और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि पाकिस्तान में तमाम बीमारियों से उतने लोग नहीं वफात पाते जितने लोग रोड एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं, ठीक। यानी सबसे ज़्यादा जानें जो हैं वो रोड एक्सीडेंट्स में जाती हैं। तो ये भी आपको सोचना होगा कि आप ये क्या काम ऐसा है कि जिसमें आप अपनी सिर्फ फ़ायदे की चीज़ देखती हैं। बस ये कौम, मैं समझता हूँ हमारा अलमिया ये है कि हम सिर्फ हर चीज़ को पैसे पे तोलना शुरू कर दिया हमने, और हर पार्टी जो है वो अपने लिए ज़्यादा फ़ायदा चाहती है। सही। राना साहब, आपने गुफ्तगू सुनी माजिद निज़ामी साहब की भी, बिरान याकूब साहब की भी, उन्होंने अपनी कई बहुत सारी चीज़ें रखी हैं कि कहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स हजरात जो हैं वो भी गलत हैं। हमने देखा है कि हुकूमत बाज़ डिपेंड करता है ना, उन्होंने किसके साथ नरमी से पेश आना है, किसके साथ सख्ती करनी है। किसानों पर तो आपको पता है हुकूमत हथौला नहीं रखती, लेकिन जब बात आती है ये ऑयल टैंकर्स पर, डिस्ट्रीब्यूटर्स पर, पेट्रोलियम कंपनीज पर, और अब ये गुड्स ट्रांसपोर्टर्स आ गए, आपको लगता है कि यहाँ पर स्ट्रेटेजी का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ होगा हुकूमत का। और आज वैसे भी अब्दुल अलीम खान साहब जो कि वफाकी वज़ीर मवासलात हैं, उन्होंने भी एक इजलास वीडियो लिंक के जरिए सदारत की और उन्होंने कहा कि आपके जो मसाइल हैं और आपके जो मामलात हैं वो हल कर दिए जाएंगे। तो आपको ये सोमवार की हड़ताल फिर भी होती हुई नजर आ रही है? नहीं, ये कोई ऐसा कोई इस तरह का एहतिजाज भी नहीं है जिस पे परेशान हुआ जाए। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और फिर दूसरी चीज़ ये कि ये जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं, क्या कहते हैं, पेट्रोल पंप मालकान हैं, ये छोटे ताजिर हैं, ये बड़े अच्छे लोग होते हैं। ये छोटी सी बात पे बहल जाते हैं। इनके तो रोज़मर्रा कारोबार है, रोज़ कमाई करनी है, रोज़ ही वो करना है। ये वो लोग नहीं है जो लंबे अरसे के ऊपर जाके एहतिजाज करके बैठ जाएं और फिर उसके बाद वो कर दें। इनके साथ वाबस्ता जो लोग हैं, जो रोज़ के दिहाड़ी के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, वो इस तरह नहीं हो सकता कि उनको घर बिठा दिया जाए। फिर दूसरी बात ये कि ये कोई इतना गंभीर मसला नहीं है जिसे यहाँ हम ये समझें कि शायद इससे कोई पाकिस्तान के लिए, यहाँ तो पाकिस्तान में आइन टूट जाए तो कोई मसला नहीं होता। यहाँ पे तो पाकिस्तान में अवाम का मैंडेट चोरी हो जाए तो कोई मसला नहीं होता। तो ये तो इनके बेचारों के छोटे छोटे मसले हैं जो हल हो जाएंगे। इस पे इतने परेशान होने वाली बात नहीं है। सर, रोजाना की बुनियाद पर उन्हें डीजल की एक डज पड़ जाती है, आप कह रहे हैं कि ये छोटे छोटे मसले हैं। ये तो फिर उनके लिए मसला है, हमारे लिए थोड़ी है। डज उन्हें पड़ती है तो वो डज जो पहुंचती है तो वो डज हमें ही करते हैं ना। अच्छा, वो और किसे करते हैं? बात ये है कि पाकिस्तान में कोई एक तबका मुझे ऐसा बता दें, इस वक्त ये इमरान याकूब साहब भी इधर बैठे हुए हैं, माजिद निज़ामी भाई भी बैठे हैं, कोई मुझे एक आइडियल तबका बता दें जिसको हम ये कहें कि ये मुतमईन है, ये अपने हालात से मुतमईन है, ये मुआशी हालात से मुतमईन है। हर शख्स यहाँ पे एहतिजाज कर रहा है। मैंने वो एक कल मांगने वाला है, उसे 10 रुपए दिए तो उसने मेरी तरफ देख के मुझे लगा कि वो जेब में डाल के 100 रुपये मुझे वापस ना कर दे कहीं कि अब तुम्हारी औकात ये आ गई है। ठीक है, तो वो भी मुतमईन नहीं है। वो भी मुतमईन तो नहीं है। अगर हमारे यहाँ बेगर्स भी मुतमईन नहीं है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं वो बेगर्स की कह रहा हूँ कांट भी चूजर्स जिसका वाले, मैंने जिक्र किया है। कांट भी चूजर्स वाले। हाँ जी, मैं नहीं, अल्लाह माफ करे भाई, मैं वो कहूँ, वो तो मतलब ऊपर के लेवल के लोग हैं ना। अच्छा। मैं तो अपने नीचे के लेवल के लोगों की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो ये गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मैं आपको बता दूं, कोई नई हड़ताल मुलतवी हो जाएगी, उनकी बातों में से कुछ मान ली जाएंगी, अच्छा। कुछ उन्हें समझा दी जाएंगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हुकूमत को भी सोचना चाहिए। वो परनाला लगा के उन्हें याद आता है कि पानी तो इस तरफ से आना ही नहीं था, पानी तो पिछली तरफ से आना था। भाई, आपने रोज़ाना की बुनियाद पे डीजल की, पेट्रोल की कीमतों का तयन किया, तो ये जो बेचारे गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं जिन्होंने बुकिंग सुबह करनी है, शाम को नया माल आना है, वो कैसे इस चीज़ को तय कर सकते हैं, मुझे बताएं आप। ये जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर लोग पेट्रोल या डीजल के ऊपर अपने मामलात लेके चल रहे होते हैं, वो कहते हैं जी गुजरांवाला के लिए हमने बुकिंग बिल्टी इतने में की, सही, पेट्रोल उसी टाइम 3 रुपए बढ़ जाता है, फिर उन्होंने 2 रुपए कम वाले में की होती है, तो उनको तो वो फेरा पड़ गया ना पल्ले से।
कोई मैकेनिज्म आपके पास है कोई नहीं, ठीक है ना। आप जो मर्जी चाहे जैसे मर्जी कर लेते हैं कि जी चले कोई बात नहीं है। ऊपर बैठे हुए जो ओगरा के लोग हैं और जो दूसरे लोग हैं जो करोड़ों रुपए की तनख्वाहें लेते हैं और जिम्मे उनके सिर्फ ये है कि आवाम की खाल कैसे उतारनी है अपनी। फलाही मुमलिकत के अंदर जो इदारे हैं वो ये सोचते हैं कि भाई हमने लोगों की मदद कैसे करनी है। हमारी जो क्या नाम है फलाही मुमलिकत है, इसमें बैठे हुए लोगों ने ये तय करना होता है रोजाना की बुनियाद पे हमने आवाम के ऊपर छुरी कैसे चलानी है। राणा साहब पॉइंट आपका आगे, लेकिन इसमें तो देखें ना जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कुछ मुतालिबात हैं, ये जो पेट्रोलियम पॉलिसी वाली आपने बात की कि जाहिर सी बात है रोजाना की बुनियादों पर उन्होंने मिल्टी लेकर आनी है, सामान लेकर आना है, उन्हें कोई एक मैकेनिज्म चाहिए। ये सिर्फ उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन टोल टैक्स के हवाले से मैं एक आम आदमी की हैसियत से ये जरूर बात करूंगी कि अब कोई एक शख्स अगर जाती बुनियाद पर भी कहीं का सफर बांधता है, जिसने जाकर एक दिन का काम करके मुकम्मल करके अपने घर वापस आना है, तो सिर्फ अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद ही ट्रैवल करते हैं तो 1700 के करीब आपको टोल टैक्स सिर्फ एक तरफ का जाने का देना पड़ता है, आपने वापस भी तो आना है। तो ये चीजें बड़ा सोच समझ के हुकूमत को थोड़ा सा करने की जरूरत है। विद इन द लाहौर अगर आप देखें, अगर आप रिंग रोड को यूज कर रहे हैं, आपको ऑफिस उस हुदूद से बाहर है, आपको रिंग रोड जाना भी है, रिंग रोड से वापस भी आना है, तो लाहौर का रहने वाला रहायशी जो है वो रिंग रोड की कीमतें अदा करता फिरता है। और अगर आप इंटू करें 30 डेज पे तो सोचिए कि कितनी कीमत बन जाती है। तो ये आम आदमी के लिए इस वक्त इम्पॉसिबल है, चाहे वो रिंग रोड से मोटरसाइकिल पर सफर कर रहा है, गाड़ी में सफर कर रहा है, या फिर किसी फैमिली के साथ ट्रिप पर जा रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, कल जो डिफेंस एग्रीमेंट तय पाया पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के दरमियान, डेफिनेटली ये हर ज़बान ज़द-ए-आम है और दुनिया इसको बड़े ही एक अलग तरीके से देख रही है। स्पेशली अगर मैं इसको देखूं मिडिल ईस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक बहुत बड़ी विक्ट्री है मुस्लिम उम्मा के लिए। और मीनवाइल अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें, स्ट्रेटेजिक अलायंस के हवाले से बात करें, तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी में खासा एक बड़ा शिफ्ट लिया है। इमरान याकूब साहब, आने वाले दिनों में आपको लगता है कि इन 3 ममालिक के अलावा भी एक कोई नया इत्तेहाद बन सकता है दीगर और मिडिल ईस्ट के ममालिक को शामिल करके? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बन सकता नहीं है, बन रहा है। बहुत सारे ममालिक हैं, ख़ास तौर पे मिडिल ईस्ट के। देखिए मिडिल ईस्ट में हुआ क्या है, GCC कंट्रीज जो थे उन्होंने अपना माई बाप समझा हुआ था अमेरिका बहादुर को। अमेरिका बहादुर ने ये यकीन दहानी कराई हुई थी कि ये फौजी अड्डे हैं, ये तुम लो, ये सारे यहाँ हमसे असला भी लो, हमारे जहाज भी खरीदो और हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। अब जब ईरान ने उनको नंगा कर दिया, ईरान ने जिस तरह से अमेरिका के फौजी अड्डों पे नुकसान पहुंचाया, देखिए अब तो उन्होंने नुमाइश भी लगा दी है कि देख लें हमने क्या क्या नुकसान किया। ये सारी चीज़ें जो है, तो उससे ये जो जितने हमारे ये भाई हैं अरब ममालिक वाले, ये सब परेशान हो गए हैं कि भाई इस मामले में इस तरह से होगा तो फिर रगड़े जाएंगे। अब उन्हें हकीकी मायनों में अपनी हिफाजत के लिए एक ऐसा साथ चाहिए था जिस पे वो भरोसा कर सके। अब पाकिस्तान, तुर्किया और अगर सऊदी अरब की बात करें, देखिए सऊदी अरब के पास पैसे हैं, उनकी मैशियत है, वो पैसे खर्च कर सकते हैं जी। वो अरब ममालिक में इस वक्त सबसे मजबूत मैशियत सऊदी अरब की है। तुर्किया और पाकिस्तान, इनके पास टेक्नोलॉजी है। अच्छा, तुर्किया और पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन फौजें हैं, और फिर पाकिस्तान जो है वो ऐसी ममलिकत खुदा दाद है कि जो एटमी पावर भी है। ये सारी चीज़ों पे आप देखें कि वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसको अल्लाह ताला ने ये पावर भी दी है। वो लिहाजा इन सारी चीज़ों में अब इन्हें ये पता चल गया कि ऐसी अपनी लड़ाई आप ही लड़नी है। लिहाजा ये जो मामला है, ये आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आने वाले चंद महीनों में आपको वहाँ से मज़ीद मुल्क भी इस मुआहदे में शामिल होते नज़र आएंगे। लेकिन हर पाकिस्तानी का कंसर्न ये है कि ये तो हमने खुशियाँ मना ली, शादियाने बजा लिए कि बड़ा अच्छा जी मुआहदे हो गए हैं, लेकिन कंसर्न ये है कि एसार राना साहब को, इमरान याकूब को, ज़रियाब इरफान को या माजिद इंतज़ामी को, आम लोगों को इससे फ़ायदा क्या होगा? क्या हमारी डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो वाकई इतनी तरक्की करेगी? क्या ये मुल्क यहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे कि जिससे यहाँ पे खुशहाली आए, हमारी IMF से जान छूट जाए, हमारे कर्जे ख़त्म हो जाएं और हम भी सर उठा के अपनी जिंदगी जी सके? निज़ामी साहब, ये वाकई में हर एक शख्सियत के जहनों में सवाल गर्दिश कर रहा है। कुछ लोग इस बारे में खुल्लम खुल्ला बात कर रहे हैं,
कुछ अगर बात नहीं कर पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इस बारे में बात होनी चाहिए कि ये तमाम मामलात अपनी तरफ, लेकिन पाकिस्तान को इससे हासिल वसूल क्या होगा। दूसरा भी सवाल साथ ही ले लीजिए कि इस एग्रीमेंट के बाद क्या कहीं हमने ईरान को तन्हा तो नहीं छोड़ दिया? देखिए, अभी चूंकि इसके डिटेल्स आना बाकी हैं तो फिर बेहतर अंदाज में इस पे तबसरा किया जा सकता है, लेकिन अभी तक ये जो तीनों मुल्क हैं, लेकिन चलें, जो एक टैगलाइन है, एक पर हमला तीनों मुल्कों पर हमला, जिस तरीके से ईरान अपने डिफेंस में हम देख रहे हैं कि खलीज में अमेरिका के ठिकानों को तबाह कर रहा था सर, उसके ऊपर अभी ईरान की तरफ से भी हमने देखा कि कोई रिएक्शन फिलहाल सामने नहीं आ सका। निजाम साहब देखिए, इस वक्त जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर बिल्कुल प्लेयर्स तब्दील हो रहे हैं, और अभी जो अमेरिका से मुज़ाकरात थे उसके अंदर पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन कितने % है ये देखना होगा। कतर और ओमान का रोल कितना बढ़ गया है इसको भी देखना होगा। तुर्की का मामला ये है कि वो नेटो अलायंस में भी है, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदेमंद होगा, सऊदी अरब के लिए, कि नेटो अलायंस में शामिल एक मुल्क जो है वो इनके साथ मिल रहा है। फिर रीजनल कनेक्टिविटी के कुछ मसले भी हैं जिनको देखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की इंडिया से बिल्कुल नहीं बनती, हम एक मार्का हक वाला सारा एपिसोड देख चुके हैं जी। मसला ये है कि सऊदी अरब का $40 बिलियन का एनुअल जो ट्रेड है वो इंडिया के साथ है। इसी तरह जो ईरान की इस वक्त जंग चल रही है उसमें सऊदी अरब जो है वो कभी कभी अंडर अटैक आता है। और फिर ये है कि इसराइल में ये बात की जा रही है कि क्या पहले एक जो एंटी इसराइल शिया अलायंस होता था मुस्लिम वर्ल्ड में, तो क्या ये एक एंटी इसराइल सुन्नी अलायंस बनने जा रहा है। तो ये तीनों मुल्क जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके अपने अपने मसले हैं, तो इन चीजों को देखना होगा। इससे पहले पाकिस्तान जो मनीला पैक्ट में गया था जनरल अयूब के जमाने में और उससे पहले जी, और उस वक्त भी बड़ी डिस्कशन हुई थी, उसके अंदर भी कलेक्टिव डिफेंस का जो है वो एक मामला मौजूद था। लेकिन उसमें वियतनाम की बड़ी एग्जाम्पल है कि जब वियतनाम पर हमला हुआ था अमेरिका की जानिब से, तो पाकिस्तान ने उसके अंदर अपनी जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं की थी, लेकिन उसके अंदर अच्छे खासे मुल्क थे, 10 के आसपास मुल्क थे। लेकिन ये चूंकि सिर्फ 3 मुल्कों का पैक्ट है और इसके अंदर भी चीजें तय होनी है कि किस तरह से चीजों को डील किया जाएगा, तो मेरा ख्याल है तीनों मुल्कों की जो उनका नाम है, उनका मिलिट्री नंबर है, वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। और जो चेंजिंग सिचुएशन है मिडिल ईस्ट की स्पेशली, उसमें हमें इंडिया और यूएई के जो डिफेंस डील है जो इसी साल जनवरी में हुई थी उसको भी मद्देनजर रखना होगा। और जिस तरह से यूएई गल्फ कंट्रीज की जो ऑयल की तंजीम थी उससे निकला है, तो उससे भी पता चलता है कि यूएई वर्सेस सऊदी अरब में हमारा जो किरदार है वो सऊदी अरब की तरफ ज्यादा हो। सही। राना साहब, कुछ मुबस्सिरीन ये तबसरा भी करते हुए नजर आए कि पाकिस्तान तुर्की की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उससे इस्तेफादा कर सकता है और सऊदी अरेबिया एक फाइनेंसर के तौर पर भी पाकिस्तान की मदद कर सकता है कि वो अगर पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरीज लगा दे और ईरान का वो ऑयल जिसको हम कहते हैं कि वो काबिल इस्तेमाल नहीं है, उसको रिफाइन करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा दरकार होगा, बहुत सारी हैवी मशीनरी दरकार होगी, वो सिस्टम हमारे पास मौजूद नहीं है। और अगर सऊदी फाइनेंसेस का सहारा लेते हुए पाकिस्तान ये अचीव कर लेता है तो एक बेहतरीन मामला जो है वो तश्कील पाए जा सकते हैं। तो वो कहते हैं ना कि देने को तो मशवरा मुफ्त है, लेकिन कोई अगर लेना चाहे तो क्या सऊदी अरब से हमारे ये परसों से ताल्लुकात शुरू हुए हैं? यानी हम दो मुख्तलिफ मुल्क थे एक दूसरे से अजनबी, परसों में कि इत्तेहाद में बंधे, अब हमें उससे फ़वाइद मिलने शुरू होंगे। मैं हम ये समझें तो जो पिछले सऊदी अरब से कई सदियों से दहाइयों से हमारे ताल्लुकात हैं वो कितने चले गए? तो तब माली मुफादात या बेनिफिट क्यों नहीं मिल सके हमें उससे, जो अब हमें अब ख्याल आ रहा है कि अब हमें उनसे मिलेंगे। दूसरी बात यह है, यह भी बड़ी दिलचस्प बात है कि सऊदी अरब का तेल क्योंकि एक हमारे लिए रूहानी मुतबरिक तेल है तो वो हमारी रिफाइनरीज में बहुत अच्छा चल जाता है। ईरानी तेल अड़ के चलता है और रूसी तेल भी अड़ के चलता है, लेकिन हम अमेरिका से जाके भी तेल मंगा के चलाते हैं, वो भी हमारी रिफाइनरी में, बल्कि रिफाइनरी खुद भाग के अमेरिका पहुंच जाती है कि भाईजान आप जहमत क्यों कर रहे हैं, हम यहीं पे रिफाइन करके तेल आपको दे देते हैं, पाकिस्तान ले जाएं आप। मतलब बच्चों वाली कहानियां में मत सुनाए ना आप कि जी जो ईरान का तेल हमें ये वट पे नजर आता है वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारी रिफाइनरी है उसको एक्सेप्ट नहीं करती। अमेरिका का तेल हमें इसलिए फायदेमंद है क्योंकि हमें अमेरिका को खुश भी रखना है। तो ये कहानियां अब हमें सुनानी छोड़ दें और ये जो सम्राट है ना, ये समझ लें ऐसे ही है जैसे टीवी पे
को बहुत अच्छे सैंडविच का इश्तहार चल रहा हो, ऐसे करके तार भी बनती हो उसकी, खाते हुए मुंह पे लज्जत भी आती हो, सिर्फ हम देख सकते हैं, चबा नहीं सकते खुद। ये वो सम्राट हैं जो टीवी पे हमें नजर आ सकते हैं, प्रैक्टिकली हमें इस्तेमाल नहीं हो सकते। और आखिरी बात मेरी सुन लें कि हमें बहुत खुशी है, मैं फख्र महसूस करता हूँ कि दुनिया हमारी ताकत को मान रही है, लेकिन ये इस तरह का इम्पैक्ट नहीं बनना चाहिए कि ये कोई अमेरिका के अलाइज का इत्तेहाद बन रहे हैं। अच्छा। और ये तमाम वो ममालिक हैं जो अमेरिका के बहुत करीब हैं। तो इससे इसराइल को परेशान होने से ज्यादा मेरा ख्याल है ईरान की परेशानी बनती है। हमें इस बात को समझना होगा कि तुर्किया हो, सऊदीया हो, पाकिस्तान हो, कुवैत हो, कतर हो, ये वो सब हैं जो अमेरिकन ग्रुप का लेकिन राणा साहब, हमें इस चीज को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि जब मीडिएटर का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा था तो वहां पर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तुर्किया ने भी बहुत साथ दिया, कतर ने बहुत साथ दिया, सऊदी अरेबिया ने बहुत साथ दिया। वी जस्ट होप कि हमारे ईरानी बहन भाइयों में इस तासुर को पनपने में कोई हवा ना मिले, कोई ऐसी खलिश मौजूद ना हो। आपका इशारा बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन फिर भी कोशिश यही होनी चाहिए कि ये एक अमन मुआहिदा हो जिसका फायदा सिर्फ इन तीनों ममालिक को ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोस में रहने वाले हमारे ब्रदर इस्लामी ममालिक को भी हो। एनीवेज नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाते हैं। इमरान याकूब साहब आपका बहुत शुक्रिया, इज़हार आनंद साहब आपका बहुत शुक्रिया, मजीद साहब आपका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।